गुडविल, ख्याति। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि ख्याति क्या है। तो ख्याति क्या होता है? गुडविल, किसी बिजनेस का अच्छा नाम को हम लोग ख्याति कहते हैं। अच्छा नाम का मतलब होता है जब वो एकदम फेमस हो जाए ना, किसी बिजनेस के नेम और फेम को हम लोग क्या बोलते हैं? ख्याति। जब वो ज्यादा फेमस हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है? ख्याति। ठीक है, ख्याति क्या है? किसी भी व्यवसाय के नाम और प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को हम लोग ख्याति कहते हैं। इसे और संपत्तियों की तरह हम बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, और इसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। मतलब ये क्या है? यह एक अमूर्त इनटेंजिबल एसेट्स है। यह क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। ख्याति क्या है? अमूर्त संपत्ति। ख्याति क्या है? अमूर्त संपत्ति। ठीक है, ख्याति को और संपत्ति की तरह खरीद और बिक्री भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें कि ख्याति का नेचर क्या होता है। ख्याति का नेचर क्या होता है? तो अगर ख्याति के नेचर की हम बात करें, ख्याति क्या है? तो इंटेंजिबल गुडविल है, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स है। इसके नेचर को ना, गुडविल के नेचर को 4 जानवर के नेचर के हिसाब से बांटा गया है। 4 जानवर। पहला जानवर होता है डॉग, ठीक है, कुत्ता। दूसरा बिल्ली। तीसरा चूहा, ठीक है। चौथा खरगोश, ठीक है। तो अंग्रेजी में गलती के ऊपर क्या है? डॉग, कैट, रैट, रैबिट। ठीक है, ये 4 तरह का जानवर है और इस 4 जानवर के नेचर के हिसाब से गुडविल का नेचर बांटा गया है। डॉग क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता क्या होता है? स्वाभाविक होता है, जैसा उसका मालिक करेगा वैसा ही भी करेगा, जहाँ मालिक जाएगा वहाँ ये भी जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस के हिसाब से कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव कुत्ते की तरह होता है, और जहाँ भी बिजनेस जाता है उसके पीछे चला जाता है। तो इस तरह के गुडविल में इसका वैल्यू सबसे कम होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि किस गुडविल, किस प्रकार के स्वभाव के ख्याति का मूल्य सबसे कम होता है, तो कुत्ते के स्वभाव का। किसका? कुत्ते का। क्योंकि अगर बिजनेस का मालिक वहां से चला गया तो ग्राहक भी चला जाता है, कोई फायदा नहीं है खरीदने से उस तरह के बिजनेस को। दूसरा होता है कैट नेचर, ठीक है, बिल्ली का। बिल्ली क्या होता है? घर मालिक से मतलब नहीं होता, उसका मतलब होता है घर से। तो वह जिस घर को देख ले वह उसी घर में रहेगी, उसी घर में खाएगी, उसी घर में पिएगी। तो बिजनेस के लिहाज से कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं कि वह उसी बिजनेस को के आसपास रहेगी, उसी बिजनेस के आसपास रहेगी। उसका मालिक कौन है उससे उसको मतलब नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा मूल्य जो होता है ख्याति का इसी का होता है। किसका? कैट वाले नेचर का। कैट वाले नेचर का। अगर पूछ दे सबसे अधिक मूल्य किस प्रकार के स्वभाव की ख्याति की होती है, तो बिल्ली की ख्याति। ठीक है, कैट वाला। तीसरा क्या होता है? चूहा। इसको घर से मतलब है ना मालिक से मतलब है, ना मालिक से ना घर से। इसको जहाँ भोजन मिले वही, ठीक है, सीजन के हिसाब से चल जाता है, देखिएगा संयोग में रहेगा, है ना। अगर कचरा का डिब्बा है तो वहाँ जाके रहेगा, क्यों? तो वहाँ उसको खाना मिल रहा है। तो ग्राहक का जो होता है कुछ स्वभाव ऐसा ही होता है, जहाँ उसको सामान मिला या सस्ता मिला, जिस तरह का मिला तो वह वहाँ चला जाता है। ठीक है, यह क्या होता है? उसका स्वभाव अस्थायी नहीं है, सीजनल बिजनेस टाइप का होता है। अगला क्या है? रैबिट, खरगोश। ठीक है, दुनिया का सबसे डरपोक जानवर खरगोश होता है। दुनिया का सबसे डरपोक जानवर खरगोश। खरगोश का क्या गुण है कि वह अपने बिल से निकल के आसपास से खा करके तुरंत अपने बिल में। ठीक है, तो बिजनेस के हिसाब से ग्राहक के स्वभाव भी ऐसा ही होता है। वह क्या करता है? अपने सबसे नजदीक वाले दुकान में जाना पसंद करता है, या उस बिजनेस में जाना ज्यादा पसंद करता है। तो जब आसपास का जो दुकान हो या इस तरह का हो तो उसमें ये नेचर लगता है। ये 4 ख्याति का स्वभाव हुआ, 4 जानवर के स्वभाव के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। अब सबसे बड़ा बात यह है कि गुडविल का उत्पत्ति कैसे होता है, बनता कैसे है गुडविल। ठीक है, ओरिजिनल कैसे होता है? गुडविल बनता है ग्राहकों के साथ अच्छे किए गए कर्म के साथ। अच्छा जब काम करिएगा, अच्छा स्वभाव रखिएगा, ग्राहकों के साथ अच्छा सामान दीजिएगा, तो उससे गुडविल बनता है। तो गुडविल के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स की बात करें, अगर टाइप्स की बात करें तो 2 तरह के होता है।
एक होता है परचेज, एक होता है परचेज गुडविल, ठीक है। और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड, दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड। जब हम किसी चलते हुए बिजनेस को खरीद लेते हैं उसके नाम के साथ उसको कहते हैं परचेज गुडविल। लेकिन जब हम किसी गुडविल को खरीदते नहीं है, किसी बिजनेस के नाम को खरीदते नहीं है, अपना नाम खुद रखते हैं और अपना नाम खुद बनाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। गुडविल के प्रकार कितने हो गए? दो। गुडविल के प्रकार दो। कौन कौन? क्रय की गई ख्याति और निर्माण की गई ख्याति, ठीक है, या उत्पन्न की गई। परचेज और सेल्फ जनरेटेड, परचेज और सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। अब बात करें, हम जानते हैं कि गुडविल जो है कि अब कितना वैल्यू किया जाए तो इस पर किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, इस पर किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। तो हम अगर देखें कि इसका कौन कौन से फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है, मतलब किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है ख्याति के मूल्य में, फैक्टर से इफेक्टिव टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो पहला क्या है? तो पहला है कि हमारा जो बिजनेस का लोकेशन है वह किस जगह पे है, लोकेशन किस जगह पे है। अगर सही जगह पे लोकेशन है तो उस तरह के गुडविल का वैल्यू क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। उस तरह के गुडविल का मतलब उस बिजनेस का वैल्यू ज्यादा होगा। दूसरा, नेचर किस तरह का है, जिस बिजनेस में ज्यादा रिस्क होता है, जिस बिजनेस में ज्यादा रिस्क होता है उस बिजनेस में क्या होता है, उस बिजनेस को कोई करना जल्दी नहीं चाहता, इसलिए उसका जो गुडविल का वैल्यू होता है वह कम होता है। जो रिस्क वाला बिजनेस नहीं है उसका गुडविल का वैल्यू ज्यादा होता है। उसके बाद समय, जितना लंबा समय से बिजनेस चल रहा है उस हिसाब से होगा। अब गुडविल एक चीज और निर्भर करता है कि कैपिटल रिक्वायर्ड, हमें उस प्रकार के बिजनेस में जितना पैसा चाहिए उतना है या नहीं, अगर है तो ठीक है। अब प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है, मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वह एक बार ही बढ़ रहा है या बढ़ रहा है या घट रहा है, इस पर भी निर्भर करता है। लगातार बढ़ रहा है तो गुडविल ज्यादा होगा। प्रॉफिट का नेचर ऐसा है, ट्रेंड ऐसा है कि लगातार कम होते जा रहा है, उसका गुडविल कम हो जाएगा, ठीक है, होता ही है, तो सही है। अगला होता है एफिशिएंट मैनेजमेंट, मतलब अगर मैनेजमेंट आपका सही है, ठीक है, तो गुडविल ज्यादा होगा। आपका पर्सनल क्वालिटी इस पर निर्भर करता है। अब अगर बात करें कि जो गुडविल हम निकालते हैं, गुडविल निकालने का मेथड क्या होगा, मेथड क्या होगा, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। इसमें हमको शॉर्टकट में सीख रहे हैं, ज़्यादा जाना देखना है तो इसका अलग से वीडियो बना हुआ है हर एक टॉपिक पे, उसको आप देख लीजिए। तो इसका पहला मेथड जो है उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, औसत लाभ विधि, ठीक है। यह भी दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है वेटेड, ठीक है। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, मेथड। गुडविल का वैल्यू करने का कितना मेथड हुआ? पहला औसत लाभ विधि, दूसरा औसत अधिलाभ विधि, तीसरा पूंजीकरण विधि, ठीक है। ये गुडविल के निकालने का मेथड हो गया। कैसे निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है इसके लिए, वो वाला वीडियो जो बना हुआ है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। ये तो हमारा हुआ गुडविल का। अब हम लोग सीखते हैं इसके बाद का जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हिंदी में कहते हैं साझेदारी का पुनर्गठन, ठीक है। जैसा कि ए बी सी ये तीन आदमी हैं, ठीक है, ये लोग अपना बिजनेस कर रहे थे। अब इन लोगों ने क्या किया कि इनका रेशियो कुछ और था, ठीक है, रेशियो कुछ और था, जैसे कि 3:1 में बांटता था, ठीक है। आगे से इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम लोग इक्वल बांटेंगे, ठीक है, इक्वल बांटेंगे। तो क्या हुआ कि इनके रिलेशन में चेंज आया, रिलेशन में परिवर्तन आया, संबंध में परिवर्तन हुआ। तो जब किसी साझेदारी फर्म में साझेदारों के बीच आपसी संबंधों में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं
साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी का पुनर्गठन। जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो बिजनेस बंद नहीं होता है, बिजनेस चलते रहता है, उनका सिर्फ रिलेशन बदल जाता है। ठीक है, रिलेशन बदल जाता है। अब अगला सवाल ये है कि ये जो रिकंस्टिट्यूशन होता है इनकी स्थितियां कौन कौन सी, या किन किन परिस्थितियों में यह फंड का पुनर्गठन होता है। तो अगर पहला स्थिति की बात करें, जैसे कि ये था कि एक व्यक्ति था पार्टनर, तीन को एक बांट रहा था, एक एक में बांटेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका चेंज हुआ। तो पहला स्थिति क्या हुआ, जब लाभ हासिल पार्ट में परिवर्तन हो। दूसरा, जब कोई नया साझेदार आ जाए, मतलब एडमिशन होता हो नए साझेदार के प्रवेश पर। तीसरा, कोई साझेदार अगर बिजनेस को छोड़ करके जाना चाहे, रिटायर हो जाए तब। ठीक है, उसके बाद किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तब, या जब दो बिजनेस एक साथ मिल जाए तब। इन 4-5 परिस्थितियों में क्या होता है, साझेदारी का पुनर्गठन होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछते कि ख्याति का मूल्यांकन किन परिस्थितियों में किया जाता है, किन परिस्थितियों में किया जाता है, किन परिस्थितियों में किया जाएगा, तो अभी जो 5 बताए हैं कौन कौन, लाभ हासिल पार्ट में परिवर्तन होने पर, साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदार की मृत्यु पर, और जब दो फर्म एक साथ मिल जाए तो क्या होता है, साझेदारी फंड का पुनर्गठन भी होता है। और सेम क्वेश्चन अगर पूछ दे ख्याति का मूल्यांकन किन परिस्थिति में होता है तो इसमें। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से कौन सी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अनिवार्य रूप से हो जाता है। तो कौन सी संपत्ति, तो ख्याति का। कौन सी संपत्ति, ख्याति। ऑप्शन ध्यान रखना है किसका, ख्याति, गुडविल का। ठीक है, अब इसी से हमें समझना है कि पुनर्मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, जब भी पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन हो, क्या हो, रिकंस्टिट्यूशन, तब उनके बीच में क्या होता है, रिलेशन चेंज हुआ। इसके लिए हमें क्या करना है, आज के डेट में जो भी संपत्ति है तो किस वैल्यू पे दिखाया गया है, तो बुक वैल्यू पे। किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू। जिस समय हम लोग खरीदे थे वह, तो आज जो दिख रहा है उसको कहते हैं बुक वैल्यू। क्या कहते हैं, बुक वैल्यू। जो खरीदे थे वही वैल्यू पे, लेकिन आज के डेट में क्या होगा कि उसका दाम अलग होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो हो सकता है कोई संपत्ति जो हमारे पूरे 1000 का हो, आज के डेट में उसका दाम 900 ही हो। ठीक है, या फिर उसका दाम 1100 हो। इस वजह से क्या हो रहा है, संपत्ति का दाम कम या ज्यादा हो जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि संपत्तियों का दाम फिर से लगा दिया जाए, और दायित्व लायबिलिटी जो हमारे ऊपर है उनका भी पुनर्निर्धारण कर लिया जाए। तो इसको करने के लिए जो खाता हम लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता वह खाता है जिसमें साझेदारी फर्म के पुनर्गठन होने पर, साझेदारों के साझेदारी फर्म के पुनर्गठन होने पर जब संपत्तियों का दाम फिर से लगाया जाता है और दायित्वों का निर्धारण फिर से किया जाता है, तो इस परिवर्तन के लिए जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं, या इस लाभ हानि को जांचने के लिए अकाउंट बनाते हैं, उसे हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। इसमें लाभ हानि की बात हो रही है, इसलिए कौन सा अकाउंट बनाएगा, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पुनर्मूल्यांकन खाता है और वास्तविक खाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनता है, तो हमने तो पढ़े हैं कब, रिकंस्टिट्यूशन पे। रिकंस्टिट्यूशन कब होता है, जब साझेदारों के दाम विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो, जब कोई नया साझेदार प्रवेश करे, जब अवकाश ग्रहण करे, जब मृत्यु हो जाए, जब दो फर्म एक साथ मिल जाए, उस परिस्थिति में पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। उस परिस्थिति में गुडविल का दाम फिर से लगाया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि पुनर्मूल्यांकन खाता में संपत्ति के दाम में अगर कमी होगा, संपत्ति के दाम में अगर कमी होगा तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे। लायबिलिटी का दाम अगर बढ़ जाएगा तो डेबिट साइड लिखेंगे।
अगर संपत्ति का दाम बढ़ जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और लायबिलिटी का दाम घट जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, इस वजह से इसमें जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जब क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, और डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस। और इस प्रॉफिट और लॉस को कौन लेता है? तो वर्तमान साझेदार। कौन लेता है? वर्तमान में जितने भी साझेदार हैं वह सब लेता है। कौन से अनुपात में लेता है? पुराने अनुपात। अब हमें यह समझना है कि पुराना अनुपात क्या होता है और नया अनुपात क्या होता है। पुराने को कहते हैं ओल्ड, अनुपात को कहते हैं रेशियो। ठीक है, पुराना अनुपात क्या होता है? जैसा कि हमने देखा कि ए बी सी साझेदार है और 3 2 1 में बांटते हैं। जिस अनुपात में लोग लाभ हानि को बांटते थे उसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो। जिस अनुपात में बांटेंगे उसको बोलते हैं न्यू रेशियो। ठीक है, उसको बोलते हैं न्यू रेशियो। ठीक है, जिस अनुपात में सभी साझेदार अपने लाभ हानि को बांटते थे ओल्ड रेशियो, जिस अनुपात में बांटेंगे न्यू रेशियो। ठीक है, इस पुराने और नए के झमेले में किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। जैसे कि इसमें अगर हमने देखा तो पहले इसको 3/6 मिलता था, इसको 2/6 मिलता था, इसको 1/6 मिलता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है? इसको 1/3, इसको 1/3, तो हमने ऐसा देखा कि 2/6 का मतलब 1/3 हुआ, लेकिन 3/6 और 1/3 है। ठीक है, तो इसलिए एक आदमी को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है सी को, फायदा हो रहा है सी को। पहले उसको 6 रुपये में 1 रुपया मिलता था, अब क्या है 3 में ही 1 मिल रहा है। इसका मतलब 6 रुपये लाभ का 2 रुपये मिलेगा इसको। ये क्या है? फायदे में, और ये जो है नुकसान में, इसको कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और पूछता है कि सैक्रिफाइस, जिसको हिंदी में कहते हैं त्याग, सैक्रिफाइस बराबर क्या होता है? त्याग। तो जब हमें पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिलेगा तो हम क्या कहेंगे? उसको त्याग। तो त्याग करने वाला साझेदार कौन होता है? तो जिस साझेदार को साझेदारी के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप लाभ में कमी हो जाता है, मतलब उसको पहले ज्यादा लाभ मिलता था अब कम मिलता है, उसको कहते हैं त्याग करने वाला साझेदार। ठीक है, जिसको फायदा होता है उसको कहते हैं प्राप्त करने वाला साझेदार, गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर। ठीक है, इसका दोनों का फॉर्मूला होता है। सैक्रिफाइस का होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेन क्या होता है? न्यू रेशियो, रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इस दो फॉर्मूला में से एक क्वेश्चन निश्चित है, और ये की जो परिस्थिति बताए हैं उसमें से 2 नंबर वाला क्वेश्चन निश्चित है। ठीक है, तो ये हमारा था कौन सा? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हमने पहले क्या देखा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और हमें जो अगला समझना है वह क्या समझना है? कि एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या समझना है? एडमिशन, साझेदार का प्रवेश। तो साझेदार का प्रवेश क्या होता है? ठीक है, जब ABC पार्टनर है, ABC पार्टनर है और इसी बिजनेस में एक साझेदार और आ जाए, एक साझेदार और आ जाए मालिक की तरह। ठीक है, जब वह मालिक बन जाए बिजनेस में तो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदार का प्रवेश। क्या कहते हैं? साझेदार का प्रवेश। जब साझेदार का प्रवेश होता है तो ऐसे ही उसको प्रवेश नहीं दिया जाता है, उससे कुछ दक्षिणा लिया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या करना है? कुछ दक्षिणा देना है। ठीक है, जो वह दक्षिणा देता है उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। उसको क्या लाना होगा? ख्याति। ख्याति क्यों लाएगा? क्योंकि उसके आने की वजह से इस ABC साझेदार को नुकसान होगा। एक नया साझेदार जब डी आता है तो डी आने की वजह से क्या होता है? ABC को नुकसान होगा। ठीक है, उस नुकसान की भरपाई के लिए एक साझेदार जो न्यू आया है डी, उसको क्या लाना होगा? ख्याति। क्या लाना होगा? ख्याति। और वह देगा किसको? जो साझेदार उसके हित की बात करेगा, मतलब जो अपने हिस्से में से उसको देगा, जो त्याग करेगा उसको ख्याति मिलेगा। क्वेश्चन में पूछता है ख्याति की राशि दिया जाता है
किसको दिया जाएगा? त्याग करने वाले साझेदार को। कौन से अनुपात में? त्याग अनुपात में। ख्याति की राशि लाएगा कौन? नया साझेदार या प्राप्त करने वाला साझेदार। ठीक है, कौन से अनुपात में? प्राप्ति अनुपात में। ठीक है, तो एक साझेदार को लाना होता है क्या? गुडविल, और लाना होता है कैपिटल। क्या लाना होता है? कैपिटल। गुडविल किसको मिलेगा? ठीक है, पूंजी किसका होगा? नए साझेदार जो उसका तो बना रहेगा। अगर वह नहीं लाता है ख्याति, उसका जो पैसा है एडजस्ट कर दिया जाएगा उसके प्राप्ति अनुपात में, और देखिए किसको दिया जाएगा? त्याग करने वाले। इसी को कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, लेखांकन मानक 26। अब क्या है कि अगला आपसे पूछता है कि जब कोई नया साझेदार आता है उसे क्या क्या लाना होगा? क्या क्या लाना होगा? ख्याति और पूंजी। ख्याति और पूंजी। ख्याति कितना लाएगा? वह तो उसके वैल्यू मेथड से पता चलेगा। मेथड से वैल्यू निकाल लीजिए, और जितना उसका हिस्सा होगा, जितना वो प्राप्त करेगा उतना लेकर के आएगा। दिया किसको? जो त्याग करेगा उसको। जरूरी नहीं कि सबको देना। ठीक है, अब है कि जब नया साझेदार आता है तो उस समय कौन कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है? कौन कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है? ध्यान रखना है, जब भी कोई नया साझेदार आए तो हमें क्या करना है कि रिवैल्यूएशन करना होता है। क्या करना होता है? मतलब संपत्तियों दायित्वों का दाम फिर से निकाल लेना पड़ता है, ख्याति का वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है, नया साझेदार कितना पूंजी लाएगा वह निकालना पड़ता है, किस साझेदार को कितना नुकसान हुआ है यह निकालना पड़ता है। ठीक है, ये सब ट्रीटमेंट कब करना है? जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तब। ये चीज और ध्यान रखिएगा, जब नया साझेदार प्रवेश करता है, ठीक है, क्या होता है? वर्तमान साझेदार को नुकसान होता है। वर्तमान साझेदार को नुकसान होता है, उसके लाभों के हिस्से में संयुक्त रूप से कमी होती है। ठीक है, हो सकता है कोई आदमी की कमी ना हो, लेकिन संयुक्त रूप से कमी होती है। अगर इसी तरह से पूछ दे कि त्याग अनुपात कब निकालते हैं? त्याग अनुपात कब निकालते हैं? कब निकालेंगे? जब कोई साझेदार प्रवेश करेगा तब। कब लगाएंगे? जब कोई साझेदार प्रवेश करेगा तब। ठीक है, इसी तरह से कौन है अब? रिटायरमेंट। कौन है? रिटायरमेंट। जब ए बी सी डी साझेदार ऐसे से डी कहता है कि हम आपका बिजनेस वही रहेंगे, जा रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट। तो जाने की क्या परिस्थितियां हो सकती है? जाने की परिस्थितियां हो सकती है कि उसको काम करने मन नहीं लगता हो, उम्र बढ़ गया हो, या फिर वह अस्थायी रूप से कम हो गया हो, या उससे कुछ और काम करना हो, या साझेदारों में लड़ाई हो गई हो। इन सब वजहों से क्या कर सकता है? बिजनेस को छोड़ सकता है। इसे बोलते हैं साझेदार का अवकाश ग्रहण। क्या बोलते हैं? साझेदार का अवकाश। ये क्वेश्चन और है एडमिशन में। एडमिशन में आपसे पूछ सकता है कि नए साझेदार की क्या आवश्यकता है, या नए साझेदार का प्रवेश क्यों दिया जाता है? तो नए साझेदार का प्रवेश हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि जब हमें अधिक पूंजी की जरूरत हो उस समय हम नए साझेदार को ला सकते हैं। ठीक है, जब हमें अधिक आदमियों की जरूरत हो तो ला सकते हैं। जब किसी ऐसे व्यक्ति को हमें अपने पार्टनर में जोड़ने से फायदा होना लग रहा हो, जो काफी प्रतिभाशाली या फिर प्रतिष्ठावान व्यक्ति है, तो उसको हम लोग पार्टनर बना सकते हैं। या फिर कोई एक कर्मचारी है जिसको क्या हो रहा है कि अच्छा काम कर रहा है, और उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग एक नया साझेदार जोड़ना चाहें, या उसको साझेदार बनाना अच्छा लग रहा हो, उस परिस्थिति में साझेदार का प्रवेश हो सकता है। रिटायरमेंट कब होगा? जब वह काम करने में उसे मन न लगे, जब वह वृद्धावस्था में हो जाए, अस्थायी रूप से अयोग्य हो जाए, मतलब काम करने लायक नहीं अपंग हो जाए, या फिर उसे कोई और काम करना है, तो इन सब परिस्थितियों में वह रिटायरमेंट ले सकता है। वह रिटायरमेंट ले सकता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी साझेदार किसी साझेदार को हटा नहीं सकता है, और जब भी अपना मर्जी से चाहे तभी रिटायरमेंट ले सकता है। तो उम्र हो जाए या जो हो जाए, उसको कोई भी हटा नहीं सकता है। उसको हटना हुआ तो अपनी मर्जी से हटेगा। ठीक है,
जैसे ही कोई साझेदार रिटायरमेंट लेगा, रिटायरमेंट के समय क्या करना है, उसको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा समस्या यह होता है कि उसको पेमेंट कितना किया जाए, इसको निकालना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है एक साझेदार के अवकाश का, ध्यान रखिएगा रिटायरमेंट और डेथ दोनों एक जैसा ही होता है, रिटायरमेंट और डेथ एक जैसा ही होता है। रिटायरमेंट और डेथ में क्या होता है, जब कोई साझेदार अपनी मर्जी से बिजनेस को छोड़ दिया उसको बोलते हैं रिटायरमेंट, अगर भगवान की मर्जी से छोड़ दिया उसको बोलते हैं डेथ। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर और ये हो जाता है कि दोनों को पेमेंट तो सही करना होगा। सबसे पहले क्या करना है, निकालना है कि कितना पेमेंट करना है। तो निकालते समय हमें क्या देखना है, सबसे पहले उसका जो पूंजी था उसको लिखेंगे, उसमें कुछ चीज़ों को जोड़ेंगे, कुछ चीज़ों को घटाएंगे। जोड़ेंगे क्या, या उसे खाता में क्रेडिट क्या करेंगे, जोड़ने का मतलब क्रेडिट करना और घटाने का मतलब डेबिट करना। तो उससे खाता में कौन कौन सी चीज़ों को क्रेडिट करेंगे, तो सबसे पहले उसका जो पूंजी का बैलेंस रहेगा वो, दूसरा उसका कोई सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, या फिर प्रॉफिट का हिस्सा हो, कोई रिजर्व का हिस्सा हो, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, या फिर अगर बीच में रिटायरमेंट लेता है, डेट होता है उतने बीच का समय का, अगर उसके साथ कोई इंश्योरेंस हो, क्या हो, इंश्योरेंस। ठीक है, जो जेएलपी के रूप में हो सकता है, जेएलपी के रूप में हो सकता है या इंडिविजुअल हो सकता है, तो वह उसको क्रेडिट किया जाएगा, वो उसको क्रेडिट किया जाएगा। अब रहा ख्याति का हिस्सा, अब रहा कि डेबिट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे उसने जो अभी तक निकाल लिया, मतलब आरन पर ब्याज, कोई लॉस होगा उस लॉस को, रिवैल्यूएशन का लॉस, और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड को। और ऐसा करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वही उसको पेमेंट करना होता है। किसको पेमेंट करना होता है, तो रिटायर होने वाले पार्टनर या डेथ पार्टनर को। ध्यान रखना है जब इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस में रिटायरमेंट के समय कौन सा वैल्यू मिलता है, तो सरेंडर वैल्यू। कौन सा वैल्यू मिलता है, सरेंडर वैल्यू। लेकिन जब डेथ होता है तब मिलता है पॉलिसी वैल्यू, जितना पॉलिसी रहेगा उसके हिसाब से मिलेगा, उसमें सरेंडर वैल्यू नहीं मिलता है। ठीक है, और जब रिटायरमेंट होगा तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा साझेदार के अवकाश प्राप्त करने पर भुगतान किसको करेंगे, साझेदार को, अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार को। लेकिन जब डेथ हो, क्या हो, डेथ हो, उस समय उसको तो नहीं मिलता है, तो उस समय किसको मिलेगा, तो उसके उत्तराधिकारी को। किसको मिलेगा, उत्तराधिकारी को। ठीक है, ये रहा रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट और डेथ। और हमें चलना है, तो रिकंस्टिट्यूशन हो गया, क्या हो गया, रिकंस्टिट्यूशन। और हमें चलना है जब हमें बिजनेस को समाप्त कर देना, बिजनेस को समाप्त कर देना है, मतलब साझेदारी फर्म का विघटन।